नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेट पे स्टडी पर। बिहार दरोगा की शानदार तैयारी में आज हम लोग बिहार दरोगा केजीएस टेस्ट नंबर 16 का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 15 टेस्ट का डिस्कशन करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जरूरी है कि सभी टेस्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट आपको लगाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि खान सर का हो गया, डबल स्टार हो गया, या तो आपको जो खाकी सीरीज 3.0 है। ठीक है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है ऑनलाइन वो आपको लगा लेना है। और आपको हम ऑफलाइन जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो चल रहा है वो भी हम आपको 20 टेस्ट करवा दिए, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो सभी आप एक बार फास्ट रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल से टेस्ट 16 का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि सामान्यतः एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा पिरामिड और जैव भार पिरामिड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोनों में पूछा है कि कौन सा सही है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, ऊर्जा पिरामिड और जैव भार पिरामिड के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर होता क्या, देखिए ऊर्जा पिरामिड क्या होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या लिखा है, ऊर्जा पिरामिड और जैव भार पिरामिड दोनों हमेशा सीधे में होते हैं। तो ये यहाँ पर क्या गलत दिया हुआ है। ठीक है, होता क्या है कि ऊर्जा पिरामिड है ना सीधा होता है, जबकि जैव भार जो होता है पिरामिड उल्टा होता है, यानी कि ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या होता है फिर समझिए कि ऊर्जा पिरामिड जो है वो सीधा होता है ना। ऊर्जा पिरामिड जैसे अब पूछा जाता है ना एक बार कि एक ऊर्जा पिरामिड जो ऊर्जा होता है स्थानांतरण कैसा होता है, एक सीधी होता है ना, तो एक दिशीय होता है। तो ये क्या होता है सीधा होता है, जबकि जैव भार पिरामिड क्या होता है उल्टा होता है ना। तो याद कर लेना इसको, ऊर्जा पिरामिड सीधा और जैव पिरामिड क्या होता है उल्टा होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। यहाँ पर क्या है, कुछ चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है ध्यान रखना है। जैसे कि पहले इसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। किसने, अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी शब्द दिया था। लेकिन यही पारिस्थितिकी तंत्र शब्द पूछे किसने दिया था, तो एजी टेंसले ने दिया था। किसने, एजी टेंसले ने दिया था। ये दोनों याद रखना है, कंफ्यूजन ना आपको, तो ऐसे याद कर लिया। तंत्र टेंसले, तंत्र एजी टेंसले, और पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। ठीक है, ये दोनों याद हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं क्या, अगर पूछा जाता है कि ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है ना एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरण होता है, तो कितना होता है 10% ऊर्जा का मात्र स्थानांतरण होता है। ठीक है, और यहाँ से एक एक देखिए एक एक पॉइंट यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स में महत्वपूर्ण होता है। पूछ लिया जाएगा आपको एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतरण होता है, तो आंसर क्या लगाना है 10%। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है क्या ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था, तो 10% नियम किसने दिया था, तो लिंडमैन ने दिया था। किसने, लिंडमैन ने दिया था, याद रखना है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था, बिहार एसएससीजीएल में पूछा गया था, इसलिए ध्यान रखना है 10% नियम है वो किसने, लिंडमैन ने दिया था। और लिंडमैन जैसे एक और नाम है न्यूलैंड है ना, तो उसको भी ध्यान रखना है ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, है ना। तो तत्वों का जो है पीरियडिक टेबल में अष्टक नियम किसने दिया था, तो अष्टक नियम था न्यूलैंड्स ने दिया था ना। न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिया था, जिसके अनुसार क्या है प्रत्येक जो आठवां तत्व है वो पहले तत्व के गुण के बराबर होता है, समान होता है ना। तो अष्टक नियम जो है न्यूलैंड्स ने दिया था, और जो 10% नियम है वो लिंडमैन ने दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है लेकिन इसका उपयोग ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जाता है और यह ग्लोबल वार्मिंग में भी योगदान करती है। मतलब मोटा मोटी ये कि ग्रीन हाउस गैस वो नहीं है ना। तो इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्या ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, और मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। तो ये हो जाएगा क्या, ये वाला आंसर हो जाएगा कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ये मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए कौन कौन सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको याद कर लेना है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड जो कि हंसाने वाली गैस है, और मीथेन, ये सब क्या ग्रीन हाउस गैस है। और यहाँ पर पूछा जाता है क्या, जैसे कि जलवाष्प जो होता है H2O वो भी ग्रीन हाउस गैस है, और ओजोन जो होता है ना O3 ये भी ग्रीन हाउस गैस है। और फिर बात करेंगे क्या, ये सारे चीज़ें याद कर लेना आपको, है ना। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, और जलवाष्प और ओजोन, है ना, ये सब क्या है ग्रीन हाउस गैस है। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग को मतलब क्या होता है वैश्विक तापमान को बढ़ाता है। तो इसमें ग्रीन हाउस गैस कम करने के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था, तो वो पूछा जाता है। तो ये जैसे पूछ लिया जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ग्रीन हाउस गैस कम करने के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, है ना। तो क्योटो प्रोटोकॉल याद रखना है, इससे पूछा जाता है। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो ये हुआ था 1997 में। ठीक है, याद रखना है, देखिए हुआ था कब 1997 में,
किस लिए हुआ था? तो ग्रीन हाउस गैस कम करने के लिए हुआ था। और ये अपनाया गया था क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। लेकिन ये प्रभावी कब हुआ, ये लागू कब से हुआ था? तो 2005 से लागू हुआ था ना, जब भारत में क्या हुआ, सूचना का अधिकार जब लागू हुआ था, उसी समय क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में ही लागू हुआ था। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए बाकी इस चीज़ें यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, ये भी चीज़ें कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये क्या हंसाने वाली गैस है ना, पूछ लिया जाता है हंसाने वाली गैस किस कौन सा, तो फॉर्मूला क्या होता है, N2O होता है। इसका खोज किसने किया था? हंसाने वाली गैस और ऑक्सीजन दोनों को खोज किया था जोसेफ प्रिस्टली ने किया था। मीथेन के बारे में कई चीज़ें आपको ध्यान रखना है। मीथेन क्या है? इसे मार्स गैस कहा जाता है, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, CH4 हो गया है ना। और जैसे गोबर गैस का मुख्य घटक क्या हो गया, तो मीथेन हो जाता है। प्राकृतिक गैस का घटक मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन हो जाता है। ठीक है, और जैसे कोयला जो खानों में विस्फोट होता है किसके कारण? तो मीथेन के कारण होता है। दलदली क्षेत्रों में जो होता है या धान के खेतों में क्या मीथेन पाया जाता है। जानवरों में जुआली जो करता है उसमें क्या मीथेन पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वन पारिस्थितिकी तंत्र का एक नियामक कार्य है? तो नियामक कार्य यानी कि रेगुलेटिंग सर्विस क्या है इसका, वन का? तो वन पारिस्थितिकी तंत्र का एक नियामक कार्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जलवायु और वायु की गुणवत्ता का विनियमन करना है ना, जलवायु और वायु की गुणवत्ता का विनियमन करना करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र किसने शब्द दिया था मालूम है ना? पारिस्थितिकी दिया था अर्नेस्ट हेगल, और पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया था? एजी टेंसले ने दिया था। नेक्स्ट क्या, प्राथमिक अनुक्रमण है ना, प्राइमरी सक्सेशन के दौरान किसी नग्न चट्टानी क्षेत्र पर सबसे पहले स्थापित होने वाला समुदाय कौन सा होता है ना? किसी नग्न चट्टानी क्षेत्र पर सबसे पहले स्थापित होने वाला समुदाय जो है इसमें से क्या कहलाता है? काई, लाइकेन, घास या तो झाड़ियाँ? तो क्या कहलाएगा? लाइकेन कहलाता है। सबसे पहले जो होता है वो लाइकेन कहलाता है। ठीक है, लाइकेन से क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, तो वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक किसे माना जाता है? लाइकेन है ना। और कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो वो लाइकेन ही कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आहार श्रृंखला है ना, फूड चेन में यदि किसी जीव के शरीर में विषाक्त पदार्थ की सघनता क्रमिक रूप से बढ़ती जाती है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? यदि एक आहार श्रृंखला होता है, यदि किसी जीव के शरीर में विषाक्त यानी टॉक्सिक सब्सटेंस की सघनता क्रमिक रूप से बढ़ती जाती है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो उसे बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है। क्या? वायो मैग्निफिकेशन करेक्ट आंसर है ना। क्या होता है? बढ़ती जाती है तो मैग्निफिकेशन है ना, वायो मैग्निफिकेशन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका है 6, इसमें क्या है कि किसी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए दो प्रमुख आवश्यक शर्तें क्या है? जैव विविधता हॉटस्पॉट आप किसे बोलेंगे? तो किसको बोलेंगे? उच्च स्थानिक प्रजाति सघनता और गंभीर खतरे का सामना करना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, उच्च स्थानिक प्रजाति सघनता यानी कि जिस जैसे कोई एक विशेष प्रकार की आपके पौधे हैं, ठीक है, तो उस पौधे का बहुत सारे उस तरह के पौधे वहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाता है। भारत में अब यहाँ से देखिए एक एक जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है वो आपको याद रखना है। भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो आंसर क्या लगाना? 4 है ना। कौन कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है या तो है। तो कौन कौन सा? 4 आपको हमेशा याद करवाते हैं, हिमालय है, पश्चिमी घाट है, सुंडरलैंड है और इंडो बर्मा क्षेत्र है। फिर समझिए, हिमालय और पश्चिमी घाट दो तो ऐसे हो गया, हिमालय और पश्चिमी घाट और सुंडरलैंड इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडरलैंड इंडो बर्मा क्षेत्र है ना। ये 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट अपने भारत में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता हॉटस्पॉट जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में पाई जाती है, याद रखना है। ठीक है, और फिर बात करेंगे क्या, विश्व जैव विविधता है ना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है ना, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और भारत में जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसी 22 को क्या करते हैं हम लोग, 2 और 2 थोड़ा सा दूर कर दीजिए, 2 शून्य बैठा दीजिए ना, तो क्या हो गया? 2002 है ना। तो 2002 में भारत में जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, और 22 से आपको कई चीज़ें याद करवाते हैं आपको, जैसे 22 से जैसे ही आया तो 4 तुरंत क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि 22 मार्च है ना, मार्च से स्टार्ट करेंगे। 22 मार्च को क्या विश्व जल दिवस मनाया जाता है ना, मार्च अप्रैल मई तीनों लगातार है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो 22 मार्च से क्या विश्व जल दिवस, और 22 मार्च को ही क्या बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल की बात करेंगे तो विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और इसी 22 को थोड़ा सा दूर कर दिए है और 2 शून्य डाल दिए, यानी कि जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था भारत में? 2002 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्या, जूते हुए खेत और अग्निकुंड के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ था? तो जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? ये कालीबंगा से मिला था। काली चूड़ियों का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो कालीबंगा से मिला था। कालीबंगा है कहाँ? तो राजस्थान में है। ठीक है, बनवाली कहाँ पर है? हरियाणा में। बनवाली से क्या मिला था? देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, दोनों चीज़ यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। जूते हुए खेत पूछा तो कालीबंगा, और मिट्टी का हल या तो मिट्टी का हल या टेरिकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ था?
तो ये बनवाली से प्राप्त हुआ था, जो कि हरियाणा में है। ठीक है, तो राखीगढ़ी, हड़प्पा स्थल और बनवाली, ये दोनों कहाँ है? हरियाणा में। तो अब ध्यान रखना है, तो जूते हुए खेत का हो जाएगा कालीबंगा, और हल का हो जाएगा, मिट्टी का हल का बनवाली। ठीक है, रोपड़ कहाँ पर मिलेगा? पंजाब में। आलमगीरपुर कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और बोला क्या लास्ट में कि कौन से कथन इसमें सही है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के बारे में। तो इसको देखते हैं, पहला क्या है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त 250 इंद्र को समर्पित है, जिन्हें पुरंदर कहा गया है ना। तो इन जो इंद्र को क्या है? पुरंदर भी कहा गया है, तो ये वाला सही है ना, किले को तोड़ने वाला कहा जाता है पुरंदर, ये वाला स्टेटमेंट सही है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार चारों वर्णों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है, ये सही है ना। तो शूद्र का उल्लेख डायरेक्ट पूछा जाता है किस मंडल में? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, यानी कि वर्ण व्यवस्था के बारे में 10वें मंडल में बताया गया, ये वाला सही है। इस काल में स्त्रियां सभा और समिति की बैठकों में भाग ले सकती थी, ये वाला भी सही है। फिर क्या है? ऋग्वैदिक समाज में बाल विवाह और सती प्रथा का प्रचलन आम था, ये गलत है ना। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह और सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, है ना। तो यहाँ पर 1, 2, 3 सही है। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? इत्सिंग है ना नामक चीनी यात्री किस प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आया था? तो इत्सिंग जो है ना किस विश्वविद्यालय में हो सकता है आंसर? तो नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना, जहाँ पर ह्वेनसोंग भी अध्ययन करने आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में। अब यहाँ पर ध्यान रखना, क्या इत्सिंग के बारे में क्या मालूम? इत्सिंग कब आया था? तो ये आया था गुप्तोत्तर काल में आया था। कब? गुप्तोत्तर काल में आया था, यानी कि जो ह्वेनसोंग है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो हर्षवर्धन के बाद आया था ये इत्सिंग। ठीक है, और ये 3 साल तक है ना ताम्र लिपि में रहा था। कहाँ रहा था? ताम्र लिपि में ये रहा था इत्सिंग। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, जैसे कि ह्वेनसोंग ज़्यादा पूछा जाता है आपके बारे में, किससे? ह्वेनसोंग के बारे में। ह्वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसोंग हर्षवर्धन। और क्योंकि देखिए अलग अलग चीज़ें होता है ना, जैसे कि फाहियान है, फाहियान किसके समय भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, तो और ह्वेनसोंग आया था हर्षवर्धन के समय। तो कन्फ्यूजन ना हो तो ऐसे आप याद कर लिए, ह्वेनसोंग हर्षवर्धन, ह्वेनसोंग हर्षवर्धन, ह्वेनसोंग हर्षवर्धन है। तो ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और कब आया था? 630 ईस्वी में आया था। ये आपसे बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था कि ह्वेनसोंग कब भारत आया था? तो 623 ईस्वी में आया था, और ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। और ह्वेनसोंग इनकी एक पुस्तक है, क्या है? ह्वेनसोंग की पुस्तक है सी यू की, है ना, सी यू की। ठीक है, और फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, है ना, मतलब शासनकाल में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, यहाँ पर अगर विश्वविद्यालय की अगर बात कर लेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? जो कि भागलपुर में है, और नालंदा में ये है नालंदा विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। दोनों विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो ये किया था बख्तियार खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन कृति गुप्त काल में लिखे जाने के बावजूद शुंग काल की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन करती है? तो ये है कौन सा? मालविकाग्नि मित्रम, है ना, मालविकाग्नि मित्रम यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मालविकाग्नि मित्रम जो कि क्या है? प्राचीन काल गुप्त काल में लिखा गया था। ठीक है, लेकिन क्या है? ये शुंग काल के बारे में ये पूरी बताता है। तो मालविकाग्नि मित्रम के लेखक कौन है मालूम है? मालविकाग्नि मित्रम के लेखक है कालिदास है ना। कालिदास है। मुद्रा रघुवंशम के लेखक भी आपको मिल जाएगा, कौन? कालिदास है, रघुवंशम, मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, है ना, मेघदूतम, ये सब के लेखक कौन है? कालिदास है ना। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली में अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक मालूम है ना आपको कि गुलाम वंश का ये संस्थापक है। ठीक है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है इल्तुतमिश है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश था ना, इसलिए इल्तुतमिश को क्या गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है, यहीं पर अगर बात करेंगे कि जो कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, है ना। तो पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और उसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, और फिर पांचवी मंजिल का पूछेगा कि निर्माण किसने करवाया था, क्वेश्चन हार्ड करता है तो ये पूछा जाता है कि पांच कुतुब मीनार का पांचवी मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, तो एक एक प्रश्न यहाँ पर याद रखना है। फिर यहीं पर देखेंगे क्या रजिया सुल्तान, ये क्या है? भारत में पहले मुस्लिम महिला शासिका कौन थे? तो ये थी रजिया सुल्तान है। रजिया सुल्तान कौन?
तो रजिया सुल्तान ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, रजिया सुल्तान था, ठीक है। बलबन से आपसे पूछा जाता है क्या, सिजदा और पाबोस की प्रथा किसने शुरू किया था, बलबन ने किया था। रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाया था, तो बलबन ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित करने वाले दार्शनिकों के विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित करने वाले दार्शनिक के बारे में पूछा है, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, है ना। और उपर्युक्त में से पूछा कौन सही है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या, फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरित करने वाले दार्शनिक के बारे में देखिए, मोंटेस्क्यू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉस में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, ये सही है ना। फिर क्या, जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को मनुष्य के अपरिहार्य प्राकृतिक अधिकार बताया, ये भी सही है। फिर क्या, जीन जैक्स रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, है ना, सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादन किया था, ये भी सही है। फिर क्या, वोल्टेयर ने चर्च के कट्टरवाद और निरंकुश शासकों का विरोध करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक सहिष्णुता का समर्थन किया, ये भी सही है। यानी कि सभी सही है, इसमें ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, प्राचीन तमिल साहित्य संगम की रचना किस राजवंश के संरक्षण में हुई थी, तो संगम की रचना ये हुआ था पांड्य, है ना, किसके, पांड्य राजवंश के संरक्षण में हुआ था। आंसर क्या, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर पूछा जाता है चोल वंश का संस्थापक कौन है, विजयालय। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो दंती दुर्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना। और फिर पूछा क्या मालूम, कि निम्नलिखित में से कितने युग्म गलत है, कितने युग्म गलत यहाँ पर पूछा है। तो इसमें देखते हैं कितने युग्म गलत है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था, ए ओ ह्यूम, ये वाला सही है। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन ये हुआ था कहाँ, मुंबई में हुआ था ना, पुणे में होने वाला था लेकिन हुआ था कहाँ, फिर ये कैंसिल होकर मुंबई में हुआ था, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर क्या, कांग्रेस का पहला अध्यक्ष जो है ये दादा भाई नौरोजी, ये गलत है ना। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी थे ना। स्थापना किया था ए ओ ह्यूम, और अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था, ये सही है ना। क्योंकि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, और लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल जो है 1884 से 1888 तक था, है ना। तो लॉर्ड डफरिन इस समय था, यानी कि ये वाला 1 और 4 यहाँ पर क्या है, सही है। तो 2 स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। पूछा था कितने युग्म गलत है, तो केवल 2 युग्म गलत है ना, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हो जाता है, हर एग्जाम में हर बार पूछा जाता है ना, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चैप्टर से जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको सब याद रखना चाहिए, ठीक है। एक बार हम आपको फास्ट रिवीजन करवाते हैं, ठीक है। पहले भी वो कई बार करवाएं लेकिन बहुत दिन हो गया, एक बार यहाँ पर करवाते हैं, ठीक है। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885 में। किसने किया था, ए ओ ह्यूम ने किया था, ठीक है। और ए ओ ह्यूम ने किया था, और इस समय वायसराय कौन था, तो आपको बताया था कि लॉर्ड डफरिन था, जो कि 1884 से 1888 तक इसका कार्यकाल है, तो इसलिए वायसराय पूछे तो लॉर्ड डफरिन हो गया। इसका जो पहला अध्यक्ष है वो कौन था, डब्ल्यू सी बनर्जी था। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मुंबई में हुआ था, ठीक है। और दूसरा अधिवेशन जो है कोलकाता में हुआ था। दूसरे के थे कौन, दादा, है ना, दूसरे के कौन थे, दादा भाई नेहरू थे 1886 में, ठीक है। और तीसरे के कौन थे, तो तीसरा 1887 में हुआ था, मद्रास में हुआ था, वो बदरुद्दीन तैयब जी थे ना। तो ये तीनों का लगातार आपको याद रखना है, पहला मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा मद्रास, और पहला का अध्यक्ष डब्ल्यू शिवना जी, दूसरे दादाजी, और तीसरे में कौन थे, तीसरे में बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर याद रखना क्या पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो यही थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। और पहला मुस्लिम अध्यक्ष हो गया। पहला अंग्रेज अध्यक्ष पूछे तो जॉर्ज यूले, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो कौन थी, एनी बिसेंट, है ना। 1917 के कोलकाता अधिवेशन में बनी थी एनी बिसेंट, जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी। लेकिन अगर पूछे यही कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे, तो वो कौन थी, सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी, ठीक है। 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब चीज़ें याद रखना है। अच्छा, किस अधिवेशन में, एकमात्र अधिवेशन में गांधी जी जो अध्यक्ष बने थे, तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी एकमात्र अध्यक्ष बने थे, ठीक है। फिर पूछा जाता है कि कौन सा अधिवेशन जो कि गांव में हुआ था, तो फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर का महाराष्ट्र में जो पहला जो अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन था, जो कि गांव में हुआ था। फिर आपसे पूछा जाता है क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बिहार के एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाएगा कि बिहार में पहला, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन कब हुआ था, ठीक है।
बीपीएससी में पूछा गया है कई बार, है ना, कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था, अध्यक्ष कौन था, है ना, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस क्रम का हुआ था, याद रखना है सभी चीज़ें, ठीक है। तो बिहार वाले में क्या है, 2 बार हुआ था, दोनों से 4-4 प्रश्न आपको याद रखना है। क्या-क्या रखना है आपको, देखिए, कब हुआ था पहला, तो ये हुआ था 1912 में, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अधिवेशन जो है बिहार में कब हुआ था, बिहार में पहला अधिवेशन 1912 में हुआ था। कहाँ हुआ था, पटना के बांकीपुर में हुआ था, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कहाँ हुआ था, तो पटना के बांकीपुर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो आर एन मुधोलकर थे। कौन थे, तो आर एन मुधोलकर, याद रखना है, ठीक है। मुधोलकर, आर एन मुधोलकर इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो देखिए, एक जब हुआ था तो इससे 4 प्रश्न होगा कैसे, ये था कब हुआ था, 1912 में। कहाँ हुआ था, पटना में। अध्यक्ष कौन थे, आर एन मुधोलकर। और ये किस क्रम के थे, ये 37वां अधिवेशन था ना, 27वां। कौन सा था, 27वां अधिवेशन ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो कि बिहार के पटना में हुआ था, है ना। तो पूछ लिया जाता है कई बार कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो ये ध्यान रखना, 27वां अधिवेशन 1912 में, पटना के बांकीपुर में, आर एन मुधोलकर अध्यक्ष थे। और ठीक दूसरा जो अधिवेशन बिहार में कब हुआ था, तो ठीक 10 साल ऐड कर दीजिए इसमें ना, 10 साल के बाद हुआ था। तो ये हुआ जाएगा कौन, 27 था ये 27वां, फिर हो जाएगा 10 इसमें जोड़िए 37वां, है ना। तो 37वां अधिवेशन हुआ था फिर बिहार में, और कब हुआ था, 10 इसमें जोड़िए 1912 के बाद 1922 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था, तो ये गया में हुआ था, है ना। अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे चित्तरंजन दास थे। कौन थे, चित्तरंजन दास, ठीक है। तो थोड़ा सा चीज़ें यहाँ पर रिलेट करेंगे तो सभी क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो 22, है ना, 1922 में ठीक 10 साल जोड़ें तो दूसरा अधिवेशन जो होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में 1922 में होता है। अब 22 का अध्यक्ष कौन था, तो 22 दास, है ना। तो 22 दास ऐसे याद रख लेना है। तो 22 वाले कौन थे, दास थे, है ना। और कहाँ हुआ था, गया में हुआ था। और ये 37वां था, है ना। तो पहला कौन था, 27वां, और दूसरा जो है 37वां अधिवेशन जो कि बिहार में गया में हुआ था, ठीक है। तो ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका है 15। सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन खिलजी का नाम क्या था, यानी सिंपल बातें कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था, तो ये था अली गुरसाब था ना। तो अली गुरसाब था, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम अली गुरसाब था। अलाउद्दीन खिलजी से पूछा जाता है कि सैनिकों को नगद वेतन देने की परंपरा किसने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अली और गुरसाब तो इसका बचपन का नाम था। इसी तरह दाग एवं हुलिया, है ना, दाग एवं हुलिया की प्रथा किसने शुरू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है, ठीक है। और ये चीज़ें हो गई। और ये खिज़र खान कौन था मालूम, खिज़र खान था ये सैयद वंश का संस्थापक था ना, सैयद वंश का संस्थापक था खिज़र खान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये खिलजी वंश का संस्थापक कौन हो जाता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कितने कथन सही है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो 16 का देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि इस साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के तट पर किया था, ये बात सही है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर अलग अलग भी पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, हरिहर एवं बुक्का ने किया था। कब, 1336 में। किस नदी के किनारे ये स्थित है, तो ये है तुंगभद्रा नदी के किनारे। कहाँ पर है तुंगभद्रा नदी, ये कर्नाटक में, ठीक है। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था, हरिहर एवं बुक्का ने किया था, 1336 में किया था, तुंगभद्रा नदी के किनारे किया था, ये वाला बिल्कुल सही सभी चीज़ें, ठीक है। फिर क्या, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था, ये भी सही है ना। तो अब्दुल रज्जाक जो है कहाँ का था, ये फारसी का था। अब्दुल रज्जाक पूछेगा किसके समय शासनकाल में ये विजयनगर की यात्रा किया था, तो देवराय द्वितीय, किसके, देवराय द्वितीय, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था। फिर क्या बोला, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या सही है। फिर क्या है, प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध सालुब राजवंश से, यही गलत है, क्योंकि कृष्णदेव राय का संबंध है ना, ये तुलुब राजवंश से था। किससे, सालुब नहीं बल्कि तुलुब राजवंश के साथ, है ना। तो तुलुब राजवंश का ये शासक था। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर एक गलत हो गया, ठीक है। फिर क्या, तालीकोटा का युद्ध 1565 में विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बना, ये वाला सही है। यानी कि एक यहाँ स्टेटमेंट क्या है, गलत है ना। तो कितने पूछा था, कितने सही है ना। तो 4 में से कितने, 3 सही हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, केवल 3 कथन सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मध्यकालीन भारत में गोलबंद, है ना, गोल गुंबद जो था, गोल गुंबद कहाँ स्थित है, जो अपनी विशाल गुंबद और फुसफुसाती गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। मध्यकालीन में गोल गुंबद, तो ये गोल गुंबद मध्यकालीन में ये कहाँ पर था, तो ये था बीजापुर में था ना। आंसर क्या हो जाएगा, बीजापुर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के तट पर की गई थी? अभी बताएं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने? हरिहरम बुक्का ने किया था, 1336 ईस्वी में किया था, और किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे, जो कि कर्नाटक में है ना। तो ये सब ध्यान रखना है, एक एक प्रश्न है। नेक्स्ट क्या? 17वीं और 18वीं शताब्दी के फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी। तो सामाजिक संरचना जो है 17वीं और 18वीं जो है शताब्दी की फ्रांस की सामाजिक संरचना ये विभक्त थी। तो किसमें ये विभक्त था? 3 स्टेट में विभक्त था। किसमें? 3 स्टेट में विभक्त था, जो कि यहाँ पर 3 स्टेट में विभक्त था। ऊपर वाला जो कहलाता था पादरी कहलाता था, फिर सेकंड वाला जो है वो अभिजात या तो राजा कहलाता था, और फिर क्या फर्स्ट वाला जो है मतलब नीचे वाला ये जो ये कृषक या तो आम जनता कहलाता था। ठीक है, तो कृषक या आम जनता, उससे ऊपर होता था राजा, उससे ऊपर होता था पादरी होता था। 3 स्टेट में ये विभाजित था। नेक्स्ट क्या? संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? संयुक्त राष्ट्र का चार्टर ये सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ था ना, सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। इसमें क्या? आइस स्केटिंग के मैदान रिंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और बोला क्या उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसको अगर देखेंगे, देखिए इसमें क्या है कि इसे रिंक कहा जाता है जो बर्फ की एक विशिष्ट रूप से तैयार की गई और ठंडी की गई सतह होती है, ये सही है। फिर क्या? रिंक के नीचे एक शीतलन तंत्र लगा होता है जो बर्फ को पिघलने से रोकता है, ये भी सही है। आइस हॉकी के लिए उपयोग किए जाने वाले रिंक आम तौर पर स्पीड स्केटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले अंडाकार यानी कि ओवल रिंक की तुलना में आकार में छोटा होता है, ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22। इसमें क्या? राइड कप और वॉकर कप पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रतियोगिता है जो किस खेल से संबंधित है? तो राइड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है ना, राइड कप गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट क्या? जाकिर हुसैन द्वारा बजाया जाने वाला तबला किस प्रकार का वाद्य यंत्र है जिसमें दो अलग अलग हिस्से दायां और बायां होता है? तो ये किस प्रकार का है? तो ये अवनद्ध वाद्य। क्या है? अवनद्ध वाद्य करेक्ट आंसर है। ठीक है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया प्रसिद्ध तबला वादक इसमें कौन है? तो जाकिर हुसैन है ना। जाकिर हुसैन का संबंध किस वादक से है? तो ये तबला वादक थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्या? पश्चिमी भारत जो है विशेष रूप से गुजरात लोकप्रिय ढोकला बनाने में किण्वन जो है फर्मेंटेशन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली कौन सी ढोकला को स्पंजी बनाती है? तो कौन सी गैस जो है ढोकला को स्पंजी बनाती है? तो कौन सी गैस बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई प्रश्न एक बार एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या फॉर्मूला क्या हो गया? CO2 हो गया। वायुमंडल में कितना पाया जाता है? 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सा है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस भी ये इसे कहा जाता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते क्या? जैसे कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है ना, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और क्या चूने का पानी को दूधिया बना देता है कौन? तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। ठीक है, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना है। रही बात क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। भू प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। और ब्रह्मांड या सूर्य में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दक्षिण भारत में पाई जाने वाली कौन सी भेड़ की नस्ल भारत की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी भेड़ नस्ल है जो मांस और ऊन दोनों के लिए पाली जाती है? तो ये कौन सी भेड़ की नस्ल है जो भारत की सबसे ऊंची और सबसे भारी भेड़ नस्ल है? तो ये हो जाएगा कौन? नेल्लोर। इसका नाम क्या है? नेल्लोर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि सरकारीय आयोग का गठन किस विषय की समीक्षा के लिए किया गया था? तो सरकारीय आयोग का गठन किया था केंद्र राज्य संबंध के लिए। केंद्र राज्य संबंध जो है सरकारीय आयोग से संबंधित है ना। और नरसिम्हम समिति का संबंध पूछे तो बैंकिंग सुधार से हो जाएगा। ठीक है, और पूछा जाता है क्या? जैसे कि अ, चलैया समिति है ना, चलैया समिति और केलकर समिति ये कर सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27। जिसमें क्या वित्तीय आपातकाल यानी कि आर्टिकल जो 360 है भारत में अब तक कितनी बार लगा है? तो यहाँ पर देखिए आपको डिटेल में बताते हैं। 3 अनुच्छेद है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर 352 है, 356 है और 360 है। ठीक है, तो 352 में क्या पूछा जाएगा? राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है। और वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 में है। राष्ट्रीय आपात है ना 352 जो है भारत में कितनी बार अब तक लगा है? तो 3 बार लगा है। ठीक है, कब कब लगा था? तो 3 बार ये लगा है, 1962, 1971 और 1975 में लगा था। और राष्ट्रपति शासन जो है ये पहली बार कहाँ पर लगा था? किस राज्य में? तो ये पंजाब में पहली बार लगा था। ठीक है, और बिहार में कितनी बार लगा है? तो बिहार में याद रखना है, बिहार में अब तक कितनी बार लगा है?
8 बार लगा है, याद रखना है, ठीक है। कितनी बार? 8 बार बिहार में लगा है अब तक राष्ट्रपति शासन। और रही बात क्या, वित्तीय पात भारत में अब तक कितनी बार लगा है? एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो एक बार भी नहीं लगा यानी कि कभी नहीं लगा, शून्य। और आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कभी नहीं लगा है, ठीक है। तो वित्तीय आपात भारत में कभी नहीं लगा है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक प्रभावी रहता है? तो संसद शुरू होने के बाद जो है कितने, यदि संसद उसे पारित ना करे तो कितने समय तक ये प्रभावी रहता है? तो ये रहता है 6 सप्ताह तक ये प्रभावी रहता है ना, 6 सप्ताह यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब रही बात क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद याद रखना है। देखिए अनुच्छेद हो जो कि भाग हो, अनुसूची हो, तो पॉलिटी से कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो पॉलिटी से गारंटी के साथ आपके एग्जाम में भी प्रश्न आएगा, और अनुच्छेद से हर एग्जाम में 2-3 प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको अनुच्छेद ये सब याद रखना है, ठीक है। जैसे अध्यादेश यहाँ पर आया, तो जो राष्ट्रपति है अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो आपको पता है ना कि राज्यपाल जो है अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है, और इसी को इधर कर देते हैं तो 123 है ना, 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्या, संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पूछा क्या लास्ट में, कितने कथन, मतलब कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? तो इसमें पढ़ते पहला स्टेटमेंट, पहला क्या है, संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लेख है, ये सही है। संसद के सदस्य को संसद सत्र के दौरान और सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले, वो समाप्त होने के 40 दिन बाद तक सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। फिर क्या, यह गिरफ्तारी से छूट आपराधिक मामलों में भी लागू होता है? नहीं, है ना, आपराधिक मामले में ये लागू नहीं होता है, ठीक है। यानी कि 1 और 2 यहाँ पर सही है। तो 1 और 2 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यानी कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट देश को सौंपती है। तो लोक लेखा समिति तो किसे सौंपेगी? लोक लेखा समिति ये लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है ना, लोक लेखा समिति लोकसभा अध्यक्ष को ये अपना रिपोर्ट सौंपती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियों पर विचार करें। तो राज्यसभा की शक्ति धन विधेयक पर क्या क्या होती है, ये पूछा है राज्यसभा के बारे में, ठीक है। तो राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, ये बात सही है ना। राज्यसभा जो है धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, लेकिन लोकसभा उसे मानने का बाध्य नहीं है। तो संशोधन इसमें क्या नहीं कर सकती है ना, ये वाला गलत है। धन विधेयक के गतिरोध पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, तो ये वाला भी गलत है। यानी कि आंसर क्या है, केवल एक यहाँ पर सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, ठीक है। धन विधेयक के बारे में प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, याद रखना है ना, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना है। धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। और धन विधेयक जो है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 में, क्या किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई? कई बार आपको हम बता चुके हैं, रेगुलर जो क्लास करते हैं सभी चीज़ें आपको याद हो जाता है ना। तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है 1909 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। कब? 1909 के अधिनियम के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसे क्या मोरले मिंटो सुधार कहते हैं। और 1919 के अधिनियम को क्या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है इसे। और प्रांतों में द्वैत शासन जो लागू हुआ था वो 1919 के अधिनियम के तहत लागू हुआ था। और केंद्र में जो द्वैत शासन लागू हुआ था 1935 के अधिनियम के तहत लागू हुआ था। नेक्स्ट क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो जो आसान है पहले उसको मिलाइए, आंसर आ जाएगा। हालांकि इसमें सब आसान ही है ना। जैसे ग्राम पंचायत गठन, ये अनुच्छेद कितना में? 40 में है, 1 का 3 हुआ, ठीक है। 1 का 3 हुआ, यानी कि आंसर ये नहीं होगा। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। 33 का ए आ गया, है ना। तो इस तरह आपको करना है ध्यान से, एग्जाम में भी है ना। एक आप मिलाएं, बाकी चीज़ आप नहीं भी जानते कोई दिक्कत नहीं, मिलाने की जरूरत ही नहीं है ना। कन्फर्म 100% कन्फर्म आंसर आ गया, क्योंकि 1 का 3 कोई ऑप्शन में है ही नहीं, है ना। तो आंसर क्या हुआ? ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। फिर भी यहाँ पर मिला लेते हैं ताकि रिविजन हो जाए आपका। समान नागरिक संहिता ये भी आपको रटा दिए, समान नागरिक यानी समान अंक वाला। अब इसमें देखिए समान अंक वाला कौन है? समान अंक वाला है ना, 4 4, तो ये क्या हो जाएगा? बी का 4 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ क्या होगा? समान नागरिक संहिता यानी समान अंक वाला अनुच्छेद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते तो ऑप्शन में कोई है नहीं, समान अंक वाला कौन है? 4 4, तो अनुच्छेद डबल 4 में है ना। भारत का राष्ट्रीय जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो भी क्या है?
4 है ना, जो है NH44 है, और दुनिया में कुल कितने लैंड लॉक कंट्री है, स्थल रुद्ध देश कितना है, तो वो भी है 44 है ना। इस तरह से आपको हम याद करवा देते, तीनों एक साथ हम याद करवा देते हैं। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये हो जाएगा अनुच्छेद 50 में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये अनुच्छेद 51 में है, ठीक है। और अनुच्छेद 51 के ए में क्या हो जाता है, फिर मूल कर्तव्य हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सभी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, आपको याद करवा दिए थे क्या, याद करवाते हैं कि महा, आंध्र, बहरा, काना, उत्तर तेलंगाना। ये लाइन याद रखेंगे, जब भी पूछा जाएगा विधान परिषद तुरंत ये दिमाग में आना चाहिए कि महा, आंध्र, बहरा, काना, उत्तर तेलंगाना। महा, आंध्र, बहरा, काना से 4 राज्य हो जाता है ना। महा से महाराष्ट्र, महा आंध्रा आंध्र प्रदेश, बहरा बिहार, काना कर्नाटक, ठीक है। तो ये सब क्या है, और उत्तर तेलंगाना है ना। तो महा से महाराष्ट्र में है, बहरा से यहाँ पर देखिए बिहार है, उत्तर तेलंगाना उत्तर प्रदेश में भी है, तेलंगाना में भी है, यानी कि यहाँ पर नहीं है, ठीक है। मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, ठीक है। तो याद रहेगा ना, हमेशा के लिए याद करवा दिए थे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, आपको बताया था संसद के 3 प्रमुख समिति होती है ना, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, जिसमें प्राक्कलन समिति जो होता है सबसे बड़ी समिति होता है, और इसमें क्या होता है, केवल 30 सदस्य होते हैं, केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं इसमें ना, केवल लोकसभा के 30 सदस्य होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, राज्यसभा के सदस्य नहीं होता, केवल लोकसभा के 30 सदस्य इसमें होता है, सबसे ज़्यादा सदस्य इसमें होता है, इसलिए ये बड़ी समिति है। जैसे बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, उसमें कितना 22 सदस्य होता है, ठीक है। दोनों में 22 सदस्य होता है, जिसमें क्या होता है 15 लोकसभा का होता है और 7 होता है राज्यसभा का सदस्य होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसमें, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति में, ठीक है। 22 सदस्य होता है, पूछेगा लोक लेखा समिति में पूछ लिया जाए कि लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो कितना 15 सदस्य होते हैं, टोटल सदस्य पूछेगा 22 सदस्य होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव विकास सूचकांक की गणना में निम्नलिखित में से किस संकेतक को शामिल नहीं किया जा सकता है। तो मानव विकास सूचकांक का 3 मुख्य आधार होता है क्या, तो होता है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, फिर शिक्षा होता है और जीवन प्रत्याशा होता है। ये वाला नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। मानव विकास सूचकांक तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र जो है विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है, और यूएनडीपी। और फिर बात करेंगे मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है, 130वां है, क्या है 130वां। और भारत जो है किसमें, मध्यम मानव विकास श्रेणी में, किसमें, मध्यम मानव विकास श्रेणी में है। नेक्स्ट क्या है, बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में असत्य कथन पर विचार करना है, बैंकिंग क्षेत्र के मामले में ना। 37 का देख लेना, कूट में तो पूछ नहीं रहा है, हाँ 37 का है ना। तो इसमें बताना है कि बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में असत्य कथन पर विचार करना है, तो गलत कौन सा ये आपको बताना है। देखिए पहला क्या है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों के लिए गैर निष्पादित परिसंपत्ति वह संपत्ति है जो 90 दिनों से अधिक समय तक आय उत्पन्न करना बंद कर देती है। भारत में वाणिज्यिक बैंकों के लिए गैर निष्पादित परिसंपत्ति वह संपत्ति है जो 90 दिनों से अधिक समय तक आय उत्पन्न करना बंद कर देती है, ये वाला सही है। फिर क्या, बेस रेट जो होता है वह न्यूनतम दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण दे सकते हैं, ठीक है, वो बेस रेट कहलाया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1949 में किया गया था, ये भी सही है ना, आपको बहुत अच्छे से याद करवाएं कि 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, बीपीएससी की स्थापना 1949 में हुआ, नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था, है ना। और फिर आगे क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई भारत में सभी राज्यों के लिए सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, ये गलत है ना। क्या आरबीआई जो है सभी राज्यों के लिए सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, ये वाला सही नहीं है, यानी कि असत्य कथन पूछा था, तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का डी, है ना। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा है, याद रखना करेंट अफेयर क्वेश्चन, संजय मल्होत्रा है आरबीआई का वर्तमान गवर्नर। और आरबीआई का जो नए डिप्टी गवर्नर अभी बने शिरीष चंद्र मुर्मू है, कौन है, शिरीष चंद्र मुर्मू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38, मौद्रिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है मौद्रिक नीति के बारे में। तो इसमें है क्या हमारा, देखिए इसमें क्या है कि नगद आरक्षित अनुपात जो है सीआरआर को बढ़ाने से बाजार में तरलता घटती है ना। क्या होता है, सीआरआर यानी कि नगद आरक्षित अनुपात को बढ़ाने से बाजार में क्या तरलता यहाँ पर क्या होता है, घटती है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ठीक है। फिर क्या है,
वैधानिक तरलता अनुपात जो है SLR को बैंकों को अपनी कुल जमा राशि के एक निश्चित हिस्से के रूप में केवल नकद में रखना अनिवार्य है। तो केवल नकद में रखना अनिवार्य है, ये गलत है। रेपो रेट वह दर है जिस दर पर आरबीआई को अल्पकालीन आरबीआई को अल्पकालिक ऋण देते हैं, ये वाला गलत है। रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई अन्य वाणिज्यिक बैंक को, है ना, वाणिज्यिक बैंक को जो जिस दर पर ऋण देता है वो रेपो रेट कहलाता है। आरबीआई को जब ऋण मिलता है तो वो क्या होता है? वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। ठीक है, तो केवल एक यहाँ कथन सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 में। इसमें बोला कि गरीबी अनुमान समितियों को उनके गठन वर्ष से सुमेलित कीजिए। तो गरीबी अनुमान समिति का उसका गठन वर्ष कब कब हुआ था? वाई के अलग समिति, इसका गठन कब हुआ था? तो वाई के अलग समिति का गठन हुआ था 1979 में। कब हुआ था? 1979 में। एक का दो हो गया। ठीक है, एक का दो हुआ, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा। फिर क्या? सुरेश तेंदुलकर समिति, इसका गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2009 में, है ना। कब हुआ था? 2009 में। बी का 3 हो गया। बी का 3 कहाँ पर? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर बात कर लेंगे सी रंगराजन समिति। तो सी रंगराजन समिति ये हो जाएगा 2012 में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है क्या इनमें से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है ना, तो गरीबी अनुमान से संबंधित नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखना है। वाई के अलग समिति, तेंदुलकर समिति और श्री रंगराजन समिति जो है ये सब क्या है? गरीबी अनुमान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजकोषीय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना और कौन सा असत्य कथन आपको बताना है। तो देखिए, पहला क्या? राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है, ये वाला यहाँ पर सही है। फिर क्या? प्राथमिक घाटा यह दर्शाता है कि सरकार को ब्याज भुगतान को छोड़कर कितनी राशि उधार लेनी पड़ी है, ये प्राथमिक घाटा कहलाता है। ठीक है, ये भी सही है। फिर क्या? राजस्व घाटा सरकार की वर्तमान आय के लिए एक पूंजीगत व्यय को दर्शाता है, ये गलत है ना। राजस्व घाटा सरकार की वर्तमान आय पर किए गए पूंजीगत व्यय को दर्शाता है, ये नहीं। भारत में फिर क्या है? यही वाला आंसर हो जाएगा। असत्य पूछा था तो यही आंसर हो जाएगा। भारत में बजट के बाद संसद में वित्त विधेयक पेश किया जाता है जिसमें कराधान के प्रस्ताव होते हैं, ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 41 में क्या? हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखिए, पहला क्या है? यह ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है। किसके बारे में पूछ रहा है? हिमालय क्षेत्र में प्रदेश में शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो यह ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है और इसमें पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान तथा किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है, ये वाला सही है। क्या यह भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला ठंडा रेगिस्तानी बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया? ये भी सही है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा, अगर पूछा जाए कि भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, तो आंसर क्या लगाना? 18 कुल बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी कि 18 जैव, है ना, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। भारत में कितना? टोटल 18 है। और पहला अगर पूछेगा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वो नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी। नेक्स्ट क्या? हाल ही में चर्चित मेरा हावो चोंगवा, क्या मेरा हाओ चोंगवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मेरा हाओ चोंगवा महोत्सव ये मनाया गया है मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हाल ही में चर्चित मेरा हाओ चोंगवा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है, यहीं पर आपसे पूछा जाता है कि संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो वो भी कहाँ? मणिपुर का है। ठीक है, चापचर कुट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो चापचर मिजोरम, है ना। चापचर कहाँ? मिजोरम हो गया। ठीक है, बिहू लोक नृत्य मनाया जाता है कहाँ? असम में, है ना। मेघालय में आपको याद रखना है गारो खासी जयंतिया। मेघालय में गारो खासी जयंतिया जनजाति भी पाई जाती है और गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ भी कहाँ है? मेघालय में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? रामानुजन पुरस्कार 2025 अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। अलेक्जेंडर स्मिथ यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 में घोषित की गई है जिसने किस वर्ष की राष्ट्रीय खेल नीति का स्थान लिया है? तो किस वर्ष जो है को राष्ट्रीय खेल नीति का स्थान लेगा ये? तो ये है 2001 का, है ना। 2001 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? ब्रह्मोस मिसाइल का विनिर्माण कहाँ किए जाने हेतु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? ब्रह्मोस मिसाइल का विनिर्माण कहाँ किए जाने हेतु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये है लखनऊ में। कहाँ? ये लखनऊ करेक्ट आंसर है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है? लखनऊ में। छोटा इमामबाड़ा पूछे, लखनऊ में। भारत का पहला AI औद्योगिक शहर पूछे तो आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के किस कृषि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा विकसित
बीज जो है एक्जियोम मिशन 1 के अंतर्गत अंतरिक्ष में ले गए हैं। तो ये किस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित बीज है ये? केरल कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या? केरल कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। एक्जियोम से यहाँ पर आपको याद आना चाहिए क्या? एक्जियोम 4 है ना, एक्जियोम 4 मिशन के तहत है ना शुभांशु शुक्ला जो है अंतरिक्ष में गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, तो इसके नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो 47 का हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर है ए राजराजन, है ना, ए राजराजन यहाँ पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने ए राजराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48। हाल ही में सुर्खियों में रहा गाजा पट्टी की सीमा किन देशों से लगी हुई है? तो गाजा पट्टी की सीमा किन देशों से लगी हुई है? तो इसमें इजराइल और मिस्र के साथ लगा हुआ है, इजराइल और मिस्र के साथ लगा हुआ है, जॉर्डन के साथ नहीं लगा हुआ है, यानी कि 1 और 2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ। कहाँ? नई दिल्ली यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। और नई दिल्ली में कई चीज़ें हुआ, ध्यान रखना है, जैसे कि पैरा एथलेटिक्स है ना, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। ज्ञान भारतम का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। और फिर क्या पूछे 2025 का जो है विश्व पुस्तक मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। विश्व व्यापार मेला कहाँ पर लगा था? तो नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और पूछे क्या विश्व खो खो वर्ल्ड है ना, यानी खो खो वर्ल्ड कप जो है खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ 2025 में, ठीक है, जिसको भारत ने जीता। खो खो वर्ल्ड कप महिला वाला और पुरुष वाला दोनों भारत ने जीत लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB, विश्व का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB यानी क्रीब किस देश में खोजा गया है? तो ये किस देश में खोजा गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किस देश में खोजा गया है? तो ये अपना भारत ही हो जाएगा ना। क्या हो गया आंसर? अपना भारत ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो गया? अपना भारत, ठीक है। अच्छा, रक्त समूह का खोज किसने किया था मालूम? रक्त समूह जो सिंपल पूछा था, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। और रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हॉर्वे ने किया था। नेक्स्ट क्या, किस राज्य में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला एक्वा टेक पार्क जो है ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? असम में किया गया। कहाँ? असम यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। असम से कई प्रश्न पूछा जाता है जो कि अब आपको हम बताते रहते हैं। जैसे भारत का पहला अगर पूछे तेल शोधक कारखाना, वो कहाँ? असम के डिगबोई में स्थापित किया गया था ना, पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर है? तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? माजुली है, जो कि असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी में मिलेगा। दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप पूछे तो वो भी उमानंदा है, वो भी असम के ब्रह्मपुत्र नदी में मिलेगा। कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो वो भी असम में मिलेगा, ठीक है। असम का शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? सतरिया। पूछेगा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो वो है असम का, है ना। भारत का सबसे बड़ा सड़क पुल जो है ढौला सदिया पुल, जिसे भूपेन हजारिका सेतु भी कहा जाता है, ये कहाँ पर मिलेगा? असम में मिलेगा। 9.15 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये सब क्या, असम से आपको ये सब ध्यान रखना है। असम में ही क्या जो कि दुनिया में इस एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध जो है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, वो भी कहाँ मिलेगा? तो ये असम में ही मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में याद रखना है। बिहू लोक नृत्य जो है काफ़ी बार पूछा गया है, तो बिहू लोक नृत्य जो है कहाँ पर? असम में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में 4500 वर्ष पुराने हड़प्पा सभ्यता के अवशेष की खोज राजस्थान के किस स्थान पर की गई है? तो किस स्थान पर किया गया? तो जैसलमेर में किया गया ना, जैसलमेर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहीं पर क्या, राजस्थान में ही आपको हड़प्पा कालीन स्थल मिलता है क्या? कालीबंगा, जहाँ से चूड़ियों के प्रमाण मिला था और जूते हुए खेत का प्रमाण मिला था, कालीबंगा से, जो कि राजस्थान में मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया? भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर है इंदौर है, ठीक है। याद रखना है, इंदौर से 2-3 प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला भिखारी मुक्त शहर हो गया इंदौर, और सबसे स्वच्छ शहर पूछे भारत का कौन सा है? वो भी आंसर क्या होगा? इंदौर होगा। और वाटर प्लस सिटी पूछेगा तो वो भी आंसर क्या होगा? इंदौर होगा। नेक्स्ट क्या है? उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन हुआ है कहाँ? पटना में किया गया। कहाँ? पटना करेक्ट आंसर है, ठीक है। सेपक टकरा वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? तो पटना के पाटलिपुत्रा में हुआ था। ये भी ध्यान रखना है आपको, है ना। बिहार से भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025
सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो आंसर क्या होगा? सिंगापुर यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। सिंगापुर से क्या क्या आपको रिवीजन करवाते हैं। सिंगापुर से जो भारत और सिंगापुर के बीच सैन्य अभ्यास है कौन कौन सा? एक है सिम्बेक्स है ना, तो सिम्बेक्स हो जाएगा। और एक है क्या? बोल्ड कुरुक्षेत्र, वो भी कहाँ का है? सिंगापुर का है। भारत में एफडीआई सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? तो सिंगापुर से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 56 में क्या है? एक बैग में 5 लाल, 4 हरी और 3 नीली गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छिकता निकाली जाती है, तो हरी गेंद निकलने की प्रायिकता क्या है? तो हरी गेंद कितना है? 4 है ना। तो 4 देखिए निकालेंगे तो अधिकतम प्रायिकता क्या हो सकती है? 4 निकल सकता है ना। 4 में से ही कोई निकलेगा, 4 ही तो हरी निकल सकने की संभावना क्या है? 4 ही है, क्योंकि 4 ही हरी है ना। तो 4 बार ही आपको हरी निकल सकता है, उसके बाद निकालेंगे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार निकल सकता है? 4 बार। तो ऊपर लिखेंगे 4 और टोटल कितना है इसमें? 5 4 9 3 12 है ना। तो 4/12 आंसर हो जाएगा। 4/12 यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, ठीक है। और 4/12 या तो 1/3 ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों हो सकता है, ए और बी दोनों आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। तो 4/12 दिया हुआ है, यहाँ पर बी लगा दीजिए आंसर। नेक्स्ट क्या है? एक ट्रेन 300 मीटर लंबी है और वह 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे क्या हो गया? चाल, है ना। दूरी यहाँ 300 है और चाल यहाँ पर 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर क्या है? मेन चीज़ें क्या है? इसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है ना। तो इसको क्या है? मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो देखिए 18 है किलोमीटर प्रति सेकंड में, इसको बदलना है किसको? हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में ये है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो क्या करते हैं? 5/18 से गुना करते हैं, ठीक है। अब ये दिमाग में कब आएगा कि 5/18 से गुना कब करना है और 18/5 से गुना कब करना है? कभी कन्फ्यूजन ना हो तो ध्यान कैसे रखना है? देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है, एक बार क्या करते हैं? देखिए एक बार 5/18 से गुना करते हैं, एक बार 18/5 से गुना करते हैं, जैसे कि किलोमीटर में बदलना है ना। मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड मान के चलिए, ये दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर में बदलना है तो क्या क्या करते हैं? 18/5 से गुना करते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान ऐसे रखना है कि जैसे कि ये किलोमीटर में भी दिया हुआ था, ठीक है। तो किलोमीटर में दिया हुआ है तो हमको बदलना है किस में? मीटर प्रति सेकंड में बदलना है अगर, तो मीटर प्रति सेकंड क्या है? छोटा है। मीटर प्रति सेकंड छोटा है और किलोमीटर प्रति घंटा क्या बड़ा है। तो छोटा में बदलना है तो छोटका से गुना। देखिए 5/18 और 18/5 में छोटा कौन है? 5/18 छोटा है ना। और बड़ा कौन है? 18/5। तो छोटका में बदलना है तो छोटका से गुना, ठीक है। हमेशा के लिए देखिए, ये तो क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, लेकिन हमेशा के लिए समझ जाते हैं तो एग्जाम में क्या होता है? काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है, तुरंत आंसर निकाल लेते हैं। ये तो देखते के साथ आंसर निकलने वाला है, ठीक है। यहाँ देखें आंसर निकल गया, लेकिन समझने के लिए क्या है? पहले क्या है? देखते के साथ आंसर निकालने के लिए पहले समय देना पड़ता है ना, पहले समझना पड़ता है। तो छोटका में बदलना है तो छोटका से गुना, अब बड़का में बदलना है तो बड़का से गुना, ठीक है। तो ये आपको बस इस तरह से ये पैटर्न दिमाग में ध्यान रख लेना है कि छोटका में बदलना है तो छोटका से गुना, अब बड़का में बदलना है तो बड़का से गुना, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया ये। और दूसरा चीज़ क्या ध्यान रखना है? जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, वो क्या आता है? मीटर प्रति सेकंड में देखेंगे तो 5 मीटर प्रति सेकंड में आता है। कैसे? देखिए ये 18 किलोमीटर है प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलें तो क्या करें? छोटका में बदलना है तो छोटका से गुना किए, है ना। ये कट के आ गया क्या? 5 है ना। तो 5 मीटर प्रति सेकंड आया, यानी कि किलोमीटर में जो 18 है, ठीक है, वही क्या होगा? वो बराबर किसके बराबर होगा? 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि किलोमीटर में आपको दे दिया क्या मालूम? 18 54 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल है। तो अब मीटर प्रति सेकंड में क्या हो जाएगा? तो देखिए 18 तिया 54 3 बार गुना हुआ, तो इसको भी 3 बार गुना कर दिए, 5 तिया 15, क्या हो जाएगा? देखते के साथ आपको दिमाग में आ जाएगा। आपको 5/18 से गुना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर देख लेंगे 18 का अगर मल्टीपुल है ना, तो 18 का मल्टीपल है तो वो 5 का मल्टीपल कर देना है। जैसे आपसे बोल दिया क्या? 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा? ये कितना है? 18 पचे 90, तो यानी 5 25 हो जाएगा। क्या होगा? इसको भी 5 से गुना कर दीजिए, 5 25 यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है? 18 जो होता है ये 5 के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर क्या दिया था? देखिए अब देखिए क्वेश्चन है जैसे आया, ये सब अगर मालूम है आपको तो क्वेश्चन जैसे आया मीटर में है ये, तो मीटर प्रति सेकंड में इसको बदलना है, क्योंकि सेकंड में आंसर भी दिया हुआ है। तो देखिए 18 जो किलोमीटर प्रति घंटा है ये किसके बराबर है? 5 के बराबर है ना, 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है। तो 5 से इसमें भागा दीजिए, 5 छक 30, आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि 20 फरवरी 2023 को सोमवार था तो 20 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा? तो इसको बताते हैं कैसे। तो एक चीज़ मालूम होता है ना कि जो डे होता है ना, जैसे कि आज आज जैसे कि आपका तारीख हो गया क्या? 28, ठीक है। आज है संडे, तो आज संडे है, तो फिर क्या करेंगे? इसमें जो 7 जोड़ेंगे ना, हर 7 दिन के बाद क्या होता है? सेम डे आ जाता है। यानी कि आज से अगर 7 जोड़ते हैं
तो सेम डे आ जाएगा, यानी कि आज के साथ जुड़ेंगे तो क्या होगा, संडे ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको। जब मतलब क्या होता है 60 का मल्टीपुल में क्या होता है, सेम डे हो जाता है। तो जैसे कि 20 फरवरी 2023 के बारे में बोला, और अच्छी बात ये है कि 2023 यहाँ भी लिखा है ना, तो काफ़ी आसान हो जाता है। तो हमको चलना कहाँ से, फरवरी से मार्च, 20 मार्च तक चलना है। तो 20 फरवरी है, तो इसमें फरवरी में कितना दिन अब बचेगा अब, तो देखिए लीप ईयर रहता है तो 29 दिन होता है, लेकिन क्या लीप ईयर नहीं है तो 28 दिन होगा। तो यहाँ 8 दिन बचा है, कितना, 20 और 28 होता है, तो फरवरी में 8 दिन बचा है, ठीक है। अब फरवरी खत्म, अब मार्च में चलना का 20 मार्च तक, यानी कि 20 दिन ये बचा है, ठीक है। अब क्या करना है इसको, मान लो 20 और 8 कितना हो गया, 28। तो 28 हो गया, ये 28 दिन अब प्लस करेंगे, आगे जाएंगे, है ना, क्योंकि फरवरी से मार्च जाना, आगे जाना है। तो 28 दिन के बाद देखिए 7 का मल्टीपुल है ना, 7 का मल्टीपुल जैसी है, इसका मतलब क्या होगा, सेम डे होगा, यानी सोमवार यहाँ लिखा है, सोमवार ही इसका आंसर होगा, है ना। आप देख लीजिएगा कहीं से भी निकाल के। तो सेम डे 8 7 से जहाँ मल्टीपुल हुआ तो क्या हुआ, सेम डे हो जाता है, यानी आंसर क्या हुआ, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में 80 प्रश्न है, प्रत्येक सही प्रश्न उत्तर पर क्या बोला, 2 अंक मिलता है, और गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक छात्र ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और उसे 100 अंक मिले, तो उसने कितने प्रश्न गलत किए हैं। तो देखिए इसमें मान के चलते हैं क्या, कि एक्स प्रश्न वो सही किया, क्या है, एक्स प्रश्न सही किया, तो मान के चलिए एक्स प्रश्न अगर सही किया, तो क्या हुआ, सही प्रश्न के लिए कितना, 2 अंक मिल रहा है, 2 अंक इससे गुना करिए, यानी कि टोटल अंक हम लोग लेके चल रहे हैं, कितना लास्ट में बचता है ना, क्योंकि बोला ना उसे कितना अंक, 100 अंक मिला है। तो देखिए 100 अंक मिला है ना, तो एक्स सही किया प्रश्न, तो 2 अंक करके मिला, तो कितना हुआ, एक्स इंटू 2 हो गया। फिर क्या होगा, गलत अंक के लिए काटा जाता है ना, तो जे मान के चलिए 1 अंक काटा जाता है, तो इसका मतलब क्या है, 80 प्रश्न है, तो 80 में एक्स सही किया, तो गलत कितना क्या होगा, 80, और एक्स घटा दीजिए, बाकी जो है वो क्या हुआ, गलत किया होगा। तो 80 और माइनस एक्स गलत किया, और इसके लिए कितना, प्रत्येक के लिए 1 अंक काटा गया है ना, तो 1 से गुना कर दिए, और बराबर में कितना आया, ये सब काट छाट के आया, आपको कितना, 100 अंक मिला है ना, तो बराबर में 100 अंक यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आ जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, 2x, ठीक है, माइनस करिए इसको, 1 से गुना करेंगे तो कोई मतलब होगा ही नहीं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, -80, और ये क्या, माइनस माइनस यहाँ पर गुना हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या हुआ, 100 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, 2x और 1x, क्या हुआ, 3x, 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये 80 उधर चला जाएगा, है ना, 80 उधर कर दीजिए, तो इधर क्या हुआ, 3x बराबर 180 हो गया, ठीक है। अब ये 3 से कट जाएगा, तो x का मान क्या आ गया, 3 है ना, 3 छः 18, है ना, 60 बार में कट गया, x का मान आ गया 60, ठीक है। x का मान 60, और x क्या माने थे हम लोग, कि कितना सही किया, तो पूछा क्या, उसने कितने प्रश्न गलत किए, तो 60 सही किया, टोटल 80 है, तो गलत कितना किया, 80 में 60 घटा दीजिए, 20, आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम, है ना, इस आइटम का, फ्रेज का आपको बताना है सही अर्थ क्या है। बीट अराउंड द बस, तो बीट अराउंड द बस मतलब क्या होता है, क्या मुद्दे से भटकना, भटकाना, है ना, मेन टॉपिक से क्या करना है, इधर उधर भटका देना। तो टू अवॉइड द मेन टॉपिक, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट टेंस, करेक्ट सही टेंस इसमें भरना है। तो इफ आई हैड, है ना, तो इफ आई हैड रहता है तो वुड हैव मीन लगता है, क्या वुड हैव लगता है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सेंटेंस इज इन द पेसिव वॉइस, तो इसमें पूरा पेसिव वॉइस कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर है सी, सिंग्स ए सॉन्ग, है ना, ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए एक्टिव वॉइस, लेकिन यहाँ पर लिख दिया पेसिव वॉइस, सी सिंग्स ए सॉन्ग, यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 प्लस अधिकार का संधि रूप होगा, 9 प्लस अधिकार का संधि रूप होगा, तो ये क्या होगा, अनधिकार, है ना, 9 प्लस अधिकार अनधिकार, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64, 64 में क्या है, देखिए इसमें आपको गद्यांश दे दिया और उसके अनुसार आपको आंसर बताना है, ठीक है। हालांकि उसको बिना गद्यांश पढ़े भी आप आंसर लगा सकते हैं इसमें। देखिए हिंदी को, इसको पढ़ लीजिएगा, काफ़ी पहले देखिए इस टाइप का प्रश्न जब आता है ना, कभी भी किसी भी एग्जाम में इस टाइप का प्रश्न देगा गद्यांश वाला, तो पहले क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आप इसको पढ़िएगा, उससे क्या होता है मालूम, क्वेश्चन तो तुरंत आप जब इसको पढ़ेंगे तो आंसर आपके दिमाग में आते जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या लिखा है, हिंदी को संवैधानिक भाषा, जैसे इसको आप पढ़ लीजिएगा ना, एक बार यहाँ पर देख लीजिए, इसको पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद क्या, हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत मिला है, तो यहाँ पर आंसर क्या है, अनुच्छेद 343 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप बिना पढ़े भी ये वाला करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के बाद कौन सा काल आता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है रीति काल, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारत में स्थित निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण
उल्का पिंड के गिरने से हुआ माना जाता है। तो किस झील का निर्माण जो है उल्का पिंड के गिरने से हुआ माना जाता है? तो ये है कौन सा? लोनार झील, महाराष्ट्र में है लोनार झील, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण करने के बजाय ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है? तो एस्चुरी का निर्माण जो करती है वो कौन सा है? नर्मदा है ना। नर्मदा और ताप्ती जो है ये क्या एस्चुरी का निर्माण करती है ना। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, याद रखना है ना। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है ना। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शीत ऋतु में भारत के किस तट पर मुख्यतः लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? शीत ऋतु में भारत के किस तट पर? तो ये होता है कोरोमंडल तट पर होता है ना। कोरोमंडल तट किसको बोलेंगे? जैसे ये भारत का मैप है, ये होता है कोंकण तट है ना। पश्चिमी साइड जो है कोंकण तट है ना, और ये दक्षिणी साइड जो है ये क्या मालाबार मालाबार तट कहलाता है। और जो पूर्वी साइड है, राइट साइड यहाँ पर जो पूर्वी तट पर है ये कोरोमंडल तट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में माइक्रो कंटिनेंटल कंटिनेंटल अक्रेशन की प्रक्रिया से निर्मित होने वाला कौन सा भूभाग है? तो भारत में माइक्रो कंटिनेंटल अक्रेशन की प्रक्रिया से निर्मित होने वाला कौन सा भूभाग है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ छोटा नागपुर का पठार है ना। छोटा नागपुर का पठार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर पूछा जाता है क्या छोटा नागपुर पठार आपको, ये छोटा नागपुर के पठार जो कि झारखंड में पड़ता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 70 कि लद्दाख और स्पीति घाटी जो है शीत मरुस्थल क्षेत्र में आते हैं। इन क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड और शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो ये तो बिल्कुल सही है दोनों। ठीक है, ए और आर यहाँ पर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्या? प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत के अनुसार बेनियोफ जोन है ना। बेनियोफ जोन किससे संबंधित है? प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत के अनुसार तो ये है किससे? अधोगामी समुद्री प्लेट के सीमांत पर भूकंपों की प्रवृत्ति से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्या? अधोगामी समुद्री प्लेट के सीमांत पर भूकंपों की प्रवृत्ति से। यहीं पर आपसे पूछा जाता है क्या प्लेट टेक्टोनिक्स से संबंधित जो है महाद्वीपीय सिद्धांत है ना। महाद्वीपीय विस्थापन की सिद्ध अवधारणा किसने दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। किसने? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन याद रखना है, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। कब दिया था? 1912 में दिया था। कब? 1912 में, जब विटामिन की खोज हुआ था कासिमिर फंक ने किया था 1912 में, और जब बिहार की स्थापना हुआ था 1912 में, तो महाद्वीपीय विस्थापन की अवधारणा अल्फ्रेड वेगनर ने ही कब? 1912 में दिया था। नेक्स्ट क्या? काला सागर किस जलडमरू मध्य के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? तो काला सागर जो है किस जलडमरू मध्य के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है बोस्फोरस जलडमरू मध्य के माध्यम से ना। बोस्फोरस जलडमरू मध्य यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा कब होती है? भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा कब होती है? तो शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय जलवायु में वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी में भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र है ना, तो जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है सीमा के संदर्भ में किस देश के साथ भारत की समुद्री सीमा विवाद नहीं है? तो किस देश के साथ समुद्री सीमा विवाद भारत का नहीं है? तो देखिए इसमें बांग्लादेश के साथ है ना, और म्यांमार के साथ भी है, श्रीलंका के साथ भी है, थाईलैंड के साथ कोई भी सीमा नहीं है ना। तो जो पड़ोसी देश होगा उसी के साथ तो होगा समुद्री सीमा विवाद। नेक्स्ट क्या है? ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान जो है ये कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। ऑस्ट्रेलिया क्या है? छोटा, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की घास का मैदान क्या है? डाउन्स। क्वेश्चन नंबर आपका है 76। दमा एवं खांसी के रोगों में श्वास लेने में आने वाली औषधि जो इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो नाम से ये क्वेश्चन जैसे देखें आंसर क्या है इसी में मिल जाएगा। ठीक है, इफेड्रिन यानी कि इफेड्रा से प्राप्त करते हैं। किसे? इफेड्रिन इफेड्रा से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्या है? पीसीआर परीक्षण किसके पता लगाने के लिए किया जाता है? तो पीसीआर परीक्षण जो है ये वायरस का अनुवांशिक पदार्थ पता लगाने के लिए किया जाता है। पीसीआर परीक्षण है ना, कोरोना के समय पीसीआर किया जाता था। नेक्स्ट क्या? शरीर के किस अंग में विटामिन ए की अधिकता एकत्र होती है? तो विटामिन ए की अधिकता कहाँ? यकृत में एकत्र होती है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना है। विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ पर संग्रहित होता है? तो यकृत में होता है। विटामिन डी भी मिलेगा आपको यकृत में। ठीक है, यकृत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, यकृत को ही क्या लीवर बोलते हैं, इसे जिगर बोला जाता है। ठीक है, और यकृत में पूछिएगा जॉन्डिस जो बीमारी होती है वो किसको प्रभावित करती है? जॉन्डिस, हेपेटाइटिस है ना, या तो पीलिया, ये यकृत को प्रभावित करती है। सर्वाधिक पुनर्जनन क्षमता किस अंग की होती है? यकृत का ही होता है। ठीक है, विटामिन ए यहाँ संग्रहित हुआ। फिर क्या पूछा जाता है कि पित्त का स्त्राव कहाँ से होता है? तो पित्त जो निकलता है कहाँ से? तो ये यकृत से ही निकलता है ना।
तो पित्त जो निकलता है कहाँ से, यकृत से निकलता है, लेकिन पित्त जमा कहाँ होता है, तो वो पित्ताशय में होता है, याद रखना है, ठीक है। जमा पूछेगा तो वो होता है पित्ताशय में, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है, अगर याद नहीं रखते हैं तो क्या है, पित्त कहाँ से निकलता है पूछे तो पित्ताशय दिमाग में आ जाता है, लेकिन ध्यान रखना है पित्त जो निकलता है कहाँ से, यकृत से निकलता है, ठीक है। पित्त का स्राव यकृत से होता है, याद रखना है, और जमा होता है पित्ताशय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग के डीएनए के विशिष्ट स्थानों को काटने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के विशिष्ट स्थानों को काटने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियेज, है ना, प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियेज का इस्तेमाल किया जाता है ना। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, 79 का यहाँ पर करेक्ट आंसर भी हो गया कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के विशिष्ट स्थानों को काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस एंजाइम का, तो प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियस का प्रयोग किया जाता है काटने के लिए। जोड़ने के लिए पूछा तो डीएनए लाइगेज का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, टीबी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो टीबी रिमोट कंट्रोल जो है ये किस पे सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये करता है, इसमें इंफ्रारेड तरंग का प्रयोग किया जाता है। क्या, इंफ्रारेड तरंग का यानी अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, डालापोन उपयोग जो है किसे नष्ट करने में होता है, डालापोन का उपयोग किसे नष्ट करने में होता है, तो ये खरपतवार को नष्ट करने में होता है। डालापोन का उपयोग खरपतवार को नष्ट करने में होता है ना। जैसे कि 2,4-D ये क्या है, तो ये खरपतवार नाशी है, याद रखना है ना, शाक नाशी या खरपतवार नाशी बोलेगा, 2D4 है, 2,4-D। नेक्स्ट क्या है, जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बनी शराब को क्या कहते हैं, तो जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से जो शराब बनता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बियर कहा जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं, बियर कहा जाता है, ठीक है। जौ के अंकुरित जो बीजों से बनता है, लेकिन अंगूर से जो बनता है, अंगूर से जो बनता है वो वाइन कहलाता है, ठीक है। अंगूर से जो बनेगा वाइन कहलाता है। और फिर जो आलू से बनता है ना, आलू के किण्वन से जो बनता है वो वोडका कहलाता है, आलू का वोडका कहलाता है, और गन्ना से जो बनता है वो रम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, क्वेश्चन नंबर आपका 83, इसमें क्या कोलाइडी बिलियन है और उदाहरण का स्वरूप है ना, इसको मिलान करना है। तो इसमें देखिए क्या है कि एरोसोल, तो जो धुंध है, कोहरा है और बादल है, ये क्या है, एरोसोल का उदाहरण है। फिर क्या, पायस है ना, दूध क्या एक पायस है, इमल्सन है ना, तो दूध क्रीम मक्खन क्या एक पायस है, ठीक है। और सोल, सोल क्या है, ये जो रंग पेंट या स्याही एक सोल का उदाहरण है। और मिश्र धातुएं जो कहाँ चाहिए कि ठोस सोल का उदाहरण है ना। तो सामने सामने इसका मिलान सही है, यानी कि 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84, इसमें क्या, एक पिंड का वायु में भार जो है W1 है, जो जल में डूबने पर उसका आभासी भार W2 है, तो उत्प्लावन बल का मान क्या होगा। तो उत्प्लावन बल का मान क्या होता है, जैसे कि किसी पिंड में वायु में भार जो है W1 है, और जल में डूबने पर उसका आभासी भार जो है W2 है। जल में डूबने पर जो आभासी भार होता है ना, वो क्या होता है, उत्प्लावन बल पूछा कि आपको क्या होता है, तो उत्प्लावन बल क्या होगा, जो जैसे कि आप तैरते हैं नदी में, ठीक है, तो आपका जो हल्का होता है, जैसे वजन आपका जो है रियल में, तो आप जो हल्का महसूस करते हैं वो क्या होता है, उत्प्लावन बल के कारण है, जो उत्प्लावन बल लगता है उसके कारण ये हल्का महसूस करते हैं। तो पिंड में जो वायु का भार है उस वो जो W1, और ये क्या हो जाएगा, आभासी भार जो है, इसको घटाएंगे जो आभासी भार, तो वो उत्प्लावन बल उतना लगेगा, ठीक है। तो वही हो जाएगा W1 माइनस W2, करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, गुरु जल क्या है, यानी कि हेवी वाटर जो है, भारी जल ये क्या है, तो भारी जल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन और हेवी हाइड्रोजन, है ना। ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो गया, यानी क्या है ये D2 है ना, हेवी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन D2 है। इसका अनुभार अगर पूछेगा भी तो क्या होता है, 20 होता है, कितना 20 होता है, जबकि जल का कितना होता है, तो 18 होता है ना। तो इसमें D2 है, तो ड्यूटेरियम वाला है, इसलिए ये 20 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केशिकत्व का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो केशिकत्व का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो केशिकत्व में क्या होता है, जैसे जल का क्या होता है ऊपर की ओर चढ़ना, लालटेन की बत्ती में तेल का जो ऊपर चढ़ता है वो किसका उदाहरण है, केशिकत्व का ही उदाहरण है। और पेड़ पौधों में जल का ऊपर चढ़ना, ये भी केशिकत्व यानी कैपिलरी, ठीक है, ये उदाहरण है, यानी उपर्युक्त तो सभी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, तो चुंबकीय फ्लक्स है ना, इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक यहाँ पर मिलाएंगे क्या, वेबर है ना, क्या वेबर, एक का क्या होगा क्यू है ना, एक का क्यू होगा,
यानी कि ये वाला और ये वाला आंसर नहीं होगा। एक का क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वो होता है टेस्ला, है ना। चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, टेस्ला। दो का क्या होगा, पी, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। और उसके बाद तीन का बच गया चुंबकीय आघूर्ण, इसका क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और चुंबकीय चुंबकत्व तीव्रता का हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88। 88 में क्या है, इसमें मिलान करना है, धातु है और उसका अन्य नाम है। जैसे पारा को अन्य किस नाम से और जानते हैं आप, है ना। तो पारा को क्या बोल सकते हैं, पारा है, प्लेटिनम है और टाइटेनियम है और सोडियम है, ठीक है। अच्छा, सोडियम के बारे में तो आपको मालूम है ना, जैसे चाकू से भी काटा जा सकता है ना, तो वो सॉफ्ट धातु, मुलायम धातु कहलाएगा, यानी कि डी का क्या होगा, 4 होगा, डी का 4 होगा, यानी कि ये वाला और ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, जैसे कि पारा, पारा को क्या बोलते हैं, तो पारा को बोला जाता है, अब पारा को कहते हैं क्या मालूम, क्विक सिल्वर कहा जाता है ना, पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है, यानी कि एक का क्या होगा, 3 होगा, एक का 3 होगा जैसे, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि बाकी ये जो छंट गया था 3 वाला, एक ही 3 बचा, एक का 3 यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। फिर यहाँ पर मिला देते हैं क्या, प्लेटिनम को क्या, सफ़ेद धातु, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है, सफ़ेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। और टाइटेनियम को क्या बोलेंगे, तो रणनीतिक धातु धातु कहा जाता है, टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है ना। और सोडियम क्या हो गया, सॉफ्ट धातु हो गया। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 89। 89 में क्या, निम्नलिखित में से उप धातुओं का सही समूह कौन सा है। तो उप धातु कौन कौन सा है, देखिए सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, लेकिन टिन नहीं है, टिन क्या है, एक धातु है ना, ये वाला आंसर नहीं होगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये भी नहीं होगा, है ना। और कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये क्या है, ये भी उप धातु में नहीं आएगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बोरोन, सिलिकॉन और आर्सेनिक, ये सब क्या है, उप धातु है। जर्मेनियम, यहाँ पर देखिए बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया, और क्या होता है, एंटीमनी हो जाता है और टेलिरियम हो जाता है ना। ये सब क्या है, उप धातु है, ठीक है, याद रखना है। फिर समझिए, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी, टेलिरियम, ये सब क्या है, उप धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेजर का फुल फॉर्म पूछा है, तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है, लेजर का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91 में क्या है, इसमें मिलान करना है, कण और कणीय गुण, जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन में धनात्मक होता है, न्यूट्रॉन में क्या होता है, आवेशहीन होता है, ठीक है। तो इसी में मिला देंगे। जैसे कि ऋण आवेश बोला, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का, है ना, एक का यही हो जाएगा। प्रोटॉन क्या है, धन आवेश है, न्यूट्रॉन क्या है, शून्य आवेश होता है ना। और हिग्स, ये बच गया, इसी का इसमें हो जाएगा, है ना। हिग्स बोसोन जो है द्रव्यमान प्रदान करने वाला कण है, यानी कि ये सामने सामने सभी मिलान सही है, यानी कि 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा ना। 91 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 में क्या है, कि निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का अग्रदूत था। इंटरनेट का अग्रदूत कौन था, तो अपेरेंट, है ना, अपेरेंट जो है इंटरनेट का अग्रदूत था, ठीक है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुआ था मालूम, 1995 में हुआ था, जब भारत में मिड डे मील की शुरुआत भी 1995 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक बल्ब का 100 वाट जो है, एक बल्ब पर 100 वाट और 200 वोल्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बल्ब पर लिखा हुआ है कि 100 वाट और 200 वोल्ट लिखा हुआ है। इसे, यदि इसे 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाए तो उसके द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी होगी, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, पावर बराबर, ठीक है, क्या होता है, पी बराबर भी स्क्वायर बटे आर होता है, ठीक है। तो इसी से हम लोग निकालेंगे, इससे इससे निकालेंगे क्या मालूम, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कई बार आपसे पूछा जाता है कौन सा फॉर्मूला है या नहीं है ना। तो शक्ति से ये वाला संबंध आपको फॉर्मूला याद रखना है। पी बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं पी बराबर भी स्क्वायर बटे आर होता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या बोला कि 100 वोल्ट, अगर इसमें लिखने बल्ब पर लिखा हुआ है 100 वाट, है ना, 200 वोल्ट, इसका मतलब क्या है कि जब 200 वोल्ट इसको देंगे ना, तो 100 वाट ये ऊर्जा खपत करेगी, क्या 200 वोल्ट अगर इसमें सप्लाई देंगे तो 100 वाट का ये ऊर्जा खपत करेगी, ठीक है, 100 वाट शक्ति का ये ऊर्जा खपत करेगा। तो इसको ऐसे समझिए कि 100 वाट ये ऊर्जा खपत करेगा, कितना, 100 वाट, जब इसको क्या करेंगे, 200 वोल्ट देंगे, है ना, 200 वोल्ट देंगे, ठीक है। 200 वोल्ट, यहाँ पर 200 ही लिख देते हैं सिंपल। और ये वाला जो फॉर्मूला है ना, पी बराबर भी स्क्वायर बट्टा आर, तो इसमें क्या हो रहा है, जो पावर है ना, ये भी स्क्वायर के समानुपाती है ना, वर्ग का समानुपाती है, ठीक है। भी स्क्वायर यानी वोल्ट का क्या, वर्ग के समानुपाती है। तो इसको क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है, इसको क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। अब ये पहला कंडीशन हो गया
कि जब 100 वाट ऊर्जा खपत करेगी जब इसे 200 वोल्ट देंगे। अब बराबर में फिर करिए क्या, अब जो दूसरा पूछा है कि यदि इसे 100 वोल्ट देंगे, तो वोल्ट कहाँ पर है अपना, नीचे। यदि इसे 100 वोल्ट देंगे तो ये कितनी ऊर्जा खपत करेगी, ठीक है, ये कितनी ऊर्जा खपत करेगी, ठीक है। अब इसको बना दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मान के चलिए ये यहाँ पर एक्स कुछ भी मान लीजिए, एक्स ऊर्जा खपत करेगी, या तो पी है ना, पावर है, तो पी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितनी ऊर्जा खपत करेगी, तो मान के चलिए पी, ये ऊर्जा खपत करेगी पी डैश, ठीक है। अब इसको बनाइए, डबल शून्य से ये डबल शून्य कट गया। अब 1/2 है, इसको पावर में 2 है, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1/4 होगा, क्या होगा यहाँ पर 1/4 होगा, होगा ना। तो ये इसका 1/4 होगा, यानी कि आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि इसको पी डैश बटा 100 बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 1/4 है ना, 1/4 यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला कट गया 1/4। अब 100 को क्या करिए, ऊपर इधर कर दीजिए, ठीक है। तो पी डैश का मान निकल जाएगा, तो पी डैश का मान क्या हो जाएगा, 100/4 हो जाएगा, है ना। यानी आंसर क्या आ गया, 25, है ना, 25 वाट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी। तो मेन चीज़ें क्या, फॉर्मूला याद रखना है और इस तरह से आपको बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पौधों में कौन सी सीमा सामान्यतः बेहतर वृद्धि के लिए आवश्यक है। पौधों में कौन सी सीमा सामान्यतः बेहतर वृद्धि के लिए आवश्यक है, तो पीएच मान के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 7.5 जो पीएच मान होगा उसका, जो पौधों में लिए पौधों के लिए क्या है, बेहतर आवश्यक होता है, बेहतर इसके लिए होता है 6 से 7.5 तक, ठीक है, पीएच मान। तो ये याद रखना, पीएच मान का मालूम है, इसका आविष्कार किसने किया था पीएच मान का, तो सोरेनसन ने किया था। 7 से नीचे होता है तो अम्लीय, 7 से ऊपर होता है क्षारीय, 7 के बराबर होता है तो उदासीन होता है। तंत्रिका आवेग के प्रेषण के समय पुनः ध्रुवण की क्रिया होती है, तंत्रिका आवेग के प्रेषण के समय पुनः ध्रुवण की क्रिया होती है, तो कहाँ के प्लस यानी पोटेशियम प्लस आयनों का वही प्रवाह है ना, पोटेशियम प्लस आयनों का वही प्रवाह में होता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। ध्रुवण की घटना, एक चीज ध्यान रखना है कि ध्वनि में जो है ध्रुवण की घटना नहीं होती, प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है। यदि 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो अभिक्रिया क्या कहलाती है। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर, संयुक्त हो या, है ना, संयुक्त हुआ तो ये क्या कहलाया, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। और अलग होकर होगा तो वो क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया। एक एक दूसरे को क्या है, विस्थापन अगर करेगा तो क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 97, शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि डब्ल्यूबीसी के अत्यधिक वृद्धि को क्या बोला जाता है, तो जो बीमारी होता है ना, क्या ल्यूकेमिया जो होता है, कैंसर की बीमारी में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का मात्रा क्या होता है, काफ़ी बढ़ जाता है, तो ये क्या होगा, ल्यूकेमिया होगा, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ल्यूकोसाइटोसिस, है ना। तो ये क्या कहलाता है, ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है ना। तो कैंसर की बीमारी में ये होता है, डब्ल्यूबीसी का मात्रा बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ा तो ये क्या कहलाया, ल्यूकोसाइटोसिस कहलाया। और प्लेटलेट्स जब बहुत कम हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स जब कम हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है ना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है। और एनीमिया क्या बोलते हैं, रक्त की कमी जब हो जाती है, मतलब कि रक्त का कमी, लोह तत्व की कमी हो जाती है तो ये एनीमिया कहलाता है। और हीमोफीलिया क्या है, एक अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्या है, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस के स्थान पर हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन गैस के स्थान पर हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि हीलियम गैर दहनशील है, हाइड्रोजन क्या दहनशील गैस है, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है ना। क्योंकि हाइड्रोजन हल्का है सबसे, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ये दहनशील है। और हीलियम का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये गैर दहनशील है। नेक्स्ट क्या, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसे मिलान करने में तो जो आसान है पहले उसको मिला लेते हैं ना, जैसे कि रबड़ के बारे में कई बार पढ़े ना कि रबड़ जो है, ये प्राकृतिक रबड़ जो होता है क्या होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है, यानी कि क्या हो गया, ए का 2 हो गया ना, ए का 2 हो गया, यानी कि आंसर क्या, एक ही बार में आंसर निकल गया आपका ऑप्शन सी, है ना। 99 का क्या, ए का 2 कहें कि एक ही ऑप्शन में सी में दिया हुआ है। तो रबड़ जो होता है आइसोप्रीन का बहुलक होता है। फिर आप जानने के लिए सभी चीज़ें मिला लीजिए, तो जैसे रेयॉन, ये क्या है, कार्बन परमाणु का संगठक हो जाएगा। पॉलीएस्टर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल, है ना, एथिलीन ग्लाइकोल से संबंधित हो जाएगा। और नाइलॉन जो हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, है ना, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ना, ए का 2 और बी का 1 और सी का 4 और डी का 3 हो गया ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है कि सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, है ना, SF6 जो है, अणु की ज्यामितीय क्या है। तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड
अणु की ज्यामितीय क्या है, तो इसका अष्टफलकीय क्या है, अष्टफलकीय यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का अणु ज्यामिति क्या है, अष्टफलकीय यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से आपका बिहार दरोगा केजीएस टेस्ट आपका 16 होता है समाप्त, है ना, जो कि अभी लाटेस्ट चल रहा है। केजीएस टेस्ट जो है चल रहा है, और टोटल 21 टेस्ट की बात हुई थी, तो 21 टेस्ट अब समाप्त हुआ है। ठीक है, तो हम आपको 16 करवा दिए, तो हमारी कोशिश रहेगी आपको टोटल हम करवा देंगे। ठीक है, तो अब बाकी जो लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आपको हम बता दें कि जितने भी सारे ऑनलाइन जो बिहार दरोगा का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है, वो सभी का पीडीएफ आपको यहाँ पर क्या मिल जाता है, और आपको सही समय पर, यानी कि आपको भटकने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेम टाइम में, यानी कि जब होता है, जिस दिन होता है टेस्ट, उसी दिन आपको मिल जाता है, सेम डे आपको पीडीएफ मिल जाता है। तो जिनको पीडीएफ कहीं से मिला है तो कोई बात नहीं है, आपको अच्छी बात है, मिल गया। अगर किसी को नहीं मिला है, फिर भी अगर आपको चाहिए, है ना, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 798 764 और 3387। ठीक है, जो चीज़ें जैसे कि आपको खाकी सीरीज है, ठीक है, खाकी सीरीज का आपको टेस्ट सीरीज कितना में मिलता है मालूम, 499, लगभग 500 रुपये में मिलता है आपको, मात्र 49 रुपये में सभी पीडीएफ, है ना, टोटल पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और सभी का सॉल्यूशन पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो भी मिल जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत है ही नहीं, है, सभी चीज़ें मिल गई आपको कम समय में, कम प्राइस में आपको मिल जाता है। ठीक है, तो जो लोग भी लेना चाहते हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, जो लोग नहीं लेना चाहते हैं तो वो लोग मैसेज नहीं करना। ठीक है, पहले नंबर। दूसरा नंबर क्या है, जो टेलीग्राम से जो नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर भी कुछ पीडीएफ है जो कि काफ़ी जो महत्वपूर्ण पीडीएफ है वो फ्री भी आपको दिया जाता है, जैसे कि ज्ञान बिंदु का जो ऑफलाइन टेस्ट है, आपको वो टोटल पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, और जो एडो का तैयारी कर रहे हैं, तो एडो का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी जो बीसीडब्ल्यू का है ना, बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ भी दिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।